बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने कमजोर क्लोजिंग दी और लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 120 अंक फिसलकर 84,560 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंक गिरकर 25,819 के स्तर पर आ गया। निफ्टी का दिन के आखिर में 25,850 के अहम सपोर्ट लेवल से नीचे बंद होना ये दिखाता है कि बाजार में फिलहाल मजबूती की कमी है और निवेशक सावधानी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव फाइनेंशियल स्टॉक से आया, जहां बैंकिंग और बड़े फाइनेंस शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इसी कमजोरी ने निफ्टी को नीचे खींचने में अहम भूमिका निभाई। हेवीवेट स्टॉक्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन एंड टूब्रो में आई गिरावट ने भी इंडेक्स पर अतिरिक्त दबाव बनाया और बाजार की रिकवरी को सीमित रखा। मिड कैप स्टॉक्स में आज ज्यादा नुकसान देखने को मिला और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 322 अंक टूटकर 59,389 पर बंद हुआ। इससे साफ है कि मिड कैप सेगमेंट में फिलहाल रिस्क ज्यादा बना हुआ है। मिड कैप सेगमेंट के टॉप लूजर्स में मैक्स हेल्थकेयर, कोचिन शिपयार्ड, पॉलीकैब, फैक्ट और कोलगेट पामोलिव इंडिया शामिल रहे, जहां इन शेयरों में करीब 4% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाजार में सभी खबरें नेगेटिव नहीं रहीं और मीशो के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यूबीएस की तरफ से बाय कॉल आने के बाद स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गया और भारी वॉल्यूम देखने को मिला। बैंकिंग स्पेस में इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 6% से ज्यादा टूट गया, क्योंकि सरकार ने ओएफएस के जरिए 3% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, जिससे सप्लाई बढ़ने की चिंता बनी। इसके उलट कमजोर बाजार के बावजूद पीएसयू बैंक इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। कैनरा बैंक के शेयर 2% से ज्यादा चढ़े, जिसने सेक्टर को सपोर्ट दिया। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस के शेयर करीब 2% चढ़े। वजह रही कंपनी का ये ऐलान कि उसका बोर्ड 19 दिसंबर को फंड रेजिंग पर विचार करेगा। अक्जो नोबल इंडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक करीब 14% टूट गया। इसमें 51.9 लाख शेयरों की ब्लॉक डील होने से तेज दबाव बना। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर भी कमजोर रहे और करीब 5% गिर गए। इसकी वजह प्रमोटर भविष्य अग्रवाल द्वारा 2.6 करोड़ शेयर बेचकर प्रमोटर लोन चुकाना रहा। सम्मान कैपिटल का शेयर दिन के ऊपरी स्तर से करीब 5% फिसल गया। दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व प्रमोटर्स के खिलाफ जांच में नई एफआईआर दर्ज होने की खबर से निवेशकों की चिंता बढ़ी। सेक्टोरल फ्रंट पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खरीदारी देखने को मिली। पीएनजीआरबी द्वारा वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की अधिसूचना के बाद इंद्रप्रस्थ गैस 5% से ज्यादा चढ़ा। करेंसी मार्केट से एक पॉजिटिव संकेत मिला, जहां आज रुपये करीब 1% मजबूत हुआ। इससे विदेशी निवेशकों की चिंता कुछ हद तक कम होती दिखी। आरबीआई ने नासिक के लोक नेते आरडी क्षीरसागर सहकारी बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि बैंक में गंभीर सुपरवाइजरी प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। इसका मकसद बैंक की हालत को कंट्रोल में रखना और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा करना है। इन पाबंदियों के बाद ग्राहक किसी भी खाते से पैसा नहीं निकाल सकते। बैंक न नया लोन दे सकता है, न पुराने लोन रिन्यू कर सकता है, न इन्वेस्टमेंट कर सकता है और न ही कोई नई लायबिलिटी ले सकता है। राहत की बात यह है कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स को DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस क्लेम का अधिकार मिलेगा। जापान के 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड करीब 1.98% तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स बेच रहे हैं और सरकार की फिस्कल हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह सरकार का भारी खर्च है, क्योंकि 2026 का बजट 120 ट्रिलियन येन से ज्यादा हो सकता है। ज्यादा खर्च का मतलब ज्यादा कर्ज, और यही बात मार्केट को डरा रही है। शॉर्ट टर्म में राइजिंग यील्ड से गोल्ड पर हल्का दबाव आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग्लोबल ट्रेड अब टैरिफ्स और दूसरे मेजर्स के जरिए वेपनाइज्ड हो चुका है। ऐसे माहौल में इंडिया को बहुत संभल कर नेगोशिएशन करनी होगी। MCX ने अपने शेयर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 2 जनवरी 2026 तय कर दी है। MCX पहले ही ये फैसला कर चुका है कि 10 रुपए फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 2 रुपए फेस वैल्यू में बदल जाएगा, मतलब एक शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। आज MCX का शेयर 1.37% गिरकर 1,25,000 रुपए पर बंद हुआ था। टिटागढ़ रेल सिस्टम्स को इंडियन रेलवेज से 273 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें 62 रेल बॉन्ड मेंटेनेंस व्हीकल्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और कमीशनिंग शामिल है। ये ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है। ये RBMV खास तरह की सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनें होती हैं, जिनका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक की जांच, मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन रेलवेज के स्टाफ की ट्रेनिंग और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी शामिल है। शेयर BSE पर 774 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 30 साल पुराने 1992 वाले नियमों को हटाकर नया सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 2025 मंजूर किया है। इसका मकसद आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट के हिसाब से नियमों को अपडेट करना है। नए नियमों में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की साफ परिभाषा दी गई है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस लाई गई हैं और एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय किया गया है। सेबी का फोकस अब रिडंडेंट और दोहराए जाने वाले नियम हटाकर कंप्लायंस को आसान बनाने पर है, ताकि ब्रोकर्स की जिम्मेदारियां साफ हों और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत की जा सके।
मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ने नवदीप सिंह सूरी को अपने बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नवदीप सिंह सूरी 2021 से मोबीक्विक के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए थे और अब उन्होंने उपासना टकू की। सिल्वर आज का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। MCX पर इंट्राडे में सिल्वर ने 2 लाख रुपए प्रति किलो का लेवल क्रॉस किया, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है। हालांकि क्लोजिंग 1,97,650 रुपए प्रति किलो पर थोड़ी नीचे रही। सिल्वर में करीब 4% की तेज इंट्राडे रैली देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर प्राइसेस $65 पर आउंस के आसपास पहुंचने और सेफ हेवन डिमांड बढ़ने से इस ब्रेकआउट को सपोर्ट मिला। गोल्ड में आज कोई खास हलचल नहीं दिखी। MCX गोल्ड मिनी लगभग 1,32,650 रुपए पर स्टेबल रहा, यानी सिल्वर की तुलना में गोल्ड का मूवमेंट काफी म्यूटेड रहा। एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले सेशंस में जिंक में बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी पर नजर रखी जा सकती है, जबकि सिल्वर में तेज रैली के बाद वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। 16 दिसंबर को FII की गतिविधि नेगेटिव रही। FII ने करीब 10,464 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन 12,846 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई, जिसके बाद नेट सेलिंग लगभग 2,381 करोड़ रुपए की रही। उसी दिन DII ने बाजार को सपोर्ट दिया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12,488 करोड़ रुपए की खरीद और 11,411 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिससे नेट बाइंग करीब 1,077 करोड़ रुपए की रही। इंडसेंड बैंक को लेकर आज एक नेगेटिव खबर सामने आई। बैंक का मामला अब SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास भेजा गया है, जहां अकाउंटिंग और प्रॉफिट ओवर स्टेटमेंट से जुड़े मामलों की जांच होगी। SFIO में केस जाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा नेगेटिव संकेत माना जाता है। जांच इसी हफ्ते शुरू होने की उम्मीद है और आगे रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, उसी के हिसाब से इंडसेंड बैंक के शेयर में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। QIB कैटेगरी में आखिरी दिन भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया। IPO का GMP फिलहाल पब्लिक डोमेन में करीब 16.5% के आसपास चल रहा है, जो पहले 13 से 15% था। हालांकि GMP सिर्फ एक संकेत होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती और लिस्टिंग पर कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रशिया ने पीस डील को दोबारा रिजेक्ट किया तो उस पर नए और सख्त सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये नए सैंक्शंस खास तौर पर रशिया की एनर्जी और ऑयल सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ रशिया पर नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा जो रशिया से तेल खरीदते हैं। पहले भी जब रशिया की ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगे थे, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को अपने टाई अप से पीछे हटना पड़ा था। इसलिए आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर ग्लोबल मार्केट और क्रूड प्राइसेस में हलचल देखने को मिल सकती है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खवड़ा सोलर प्रोजेक्ट में 37.925 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये 300 मेगावाट खवड़ा सोलर प्रोजेक्ट का 5वां हिस्सा है, जो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के 450 मेगावाट हाइब्रिड ट्रांच 5 प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि ये कैपेसिटी 18 दिसंबर 2025 से कमर्शियली ऑपरेशनल मानी जाएगी। इसके साथ NTPC ग्रीन एनर्जी ग्रुप की टोटल कमर्शियल रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़कर 7,889.335 मेगावाट हो गई है, जबकि कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7,927.26 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। शेयर 90.33 रुपीस पर 0.07% की मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। IT सर्विसेज कंपनी HCL टेक को नीदरलैंड्स की चौथी सबसे बड़ी रिटेल बैंक ASN बैंक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चुना है। ये पार्टनरशिप बैंक की नई स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई एंड ग्रो के तहत की गई है। इस मल्टी ईयर एग्रीमेंट के तहत HCL टेक ASN बैंक की IT आर्किटेक्चर को मॉडर्न और स्टैंडर्डाइज करने में मदद करेगी। इसमें IT सर्विसेज को कंसोलिडेट करना और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना शामिल है। शेयर 0.21% की हल्की बढ़त के साथ 1,655 रुपीस पर बंद हुआ। अंतरावेटी हैंडलिंग सेल की सब्सिडियरी AGNV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को BMC से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिनकी कंबाइंड वैल्यू करीब 1,330 करोड़ रुपीस है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक कंसोर्शियम को मिले हैं, जिसमें AGNVIL की 51%, जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 29% और MK एंटरप्राइजेस की 20% हिस्सेदारी है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की टेन्योर 7 ईयर्स की है। शेयर 432 रुपीस पर 0.34% की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने NCLT से डी मर्जर अप्रूवल मिलने के बाद कहा कि ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। उनके मुताबिक मार्च-अप्रैल 2026 तक सभी डी मर्ज्ड एंटिटीज लिस्टेड हो जाएंगी। अनिल अग्रवाल ने कहा कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अगले 4 साल में डेट फ्री बनने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए डिसिप्लिन्ड डेट रिडक्शन प्लान फॉलो किया जा रहा है। KPI ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज को मंजूरी दी है। इसमें अप टू 1.01 करोड़ फुली कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट्स जारी किए जाएंगे। ये वारंट्स 470.3 रुपीस के इशू प्राइस पर कोयोश एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाएंगे, जिससे कंपनी करीब 475 करोड़ रुपए जुटाएगी।
फुल कन्वर्जन के बाद कोयोश एनर्जिया की KPI ग्रीन में स्टेक करीब 4.87% हो जाएगी। लुपिन को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की एडवाइजरी कमेटी से अपने बायोसिमिलर रानीबिजुमैब के लिए पॉजिटिव रिकमेंडेशन मिली है, जो यूरोपियन मार्केट के लिए बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने RBL बैंक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 390 रुपीस का टारगेट दिया है, जो मौजूदा लेवल से करीब 30% का अपसाइड दिखाता है। सिटी के मुताबिक RBL बैंक के पास ग्रोथ एक्सेलरेट करने, इनकम डाइवर्सिफाई करने और कॉस्ट ऑफ फंड्स घटाने की अच्छी संभावना है। हालांकि क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में स्ट्रेस कुछ क्वार्टर्स तक बना रह सकता है। एमिरेट्स NBD बैंक द्वारा RBL बैंक में 60% स्टेक एक्विजिशन की डील करीब 26,850 करोड़ रुपीस की इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी FDI मानी जा रही है। लार्सन एंड टूब्रो को अपनी बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज बिजनेस वर्टिकल में भारत से मल्टीपल लार्ज EPC ऑर्डर्स मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 2,500 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। इन ऑर्डर्स में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक ग्लोबल म्यूजियम प्रोजेक्ट और असम के गुवाहाटी में RG बारुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट शामिल है, जिसमें फीफा कंप्लायंट फुटबॉल स्टेडियम और मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट्स 27 से 36 महीनों में पूरे किए जाएंगे और इससे L&T के ऑर्डर बुक को मजबूत लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी की पोजीशन और मजबूत होगी। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपना भरोसा और मजबूत करते हुए टारगेट प्राइस 3,061 रुपए से बढ़ाकर 3,847 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अब पहले से ज्यादा मजबूत कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, जिसे वो मोनेटाइजेशन 4.0 थीम के तौर पर देख रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस के AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिकी हाइपरस्केल कंपनियों की भागीदारी से कंपनी की नेट एसेट वैल्यू और बढ़ सकती है, जिससे आने वाले सालों में AI निवेश से बेहतर वैल्यू क्रिएशन की उम्मीद बनती है। भारत के डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी तकनीक को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। आनंद राठी रिसर्च ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज को इस ग्रोथ स्टोरी का लीडर बताया है। आनंद राठी रिसर्च ने HAL पर बाय रेटिंग के साथ 5,950 रुपए का टारगेट दिया गया है। 17 दिसंबर को HAL का शेयर 0.45% की गिरावट के साथ 4,238 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ब्रोकरेज ने सोलर इंडस्ट्रीज पर 17,859 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 46.5% अपसाइड दिखाता है। शेयर फिलहाल 11,844 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 20 रुपए से कम का शेयर बाट्रॉनिक्स इंडिया एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गया है। कंपनी ने श्री नागा नरसिम्हा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अहम MOU साइन किया है। इस समझौते के तहत बाट्रॉनिक्स किसानों, FPOs और मंडियों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदेगी, जबकि श्री नागा नरसिम्हा इन्हें क्विक कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड और इंस्टीट्यूशनल बायर्स तक पहुंचाएगी। 17 दिसंबर को बाट्रॉनिक्स का शेयर 11.9 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 50% नीचे है। BL कैशअप एंड सन्स लिमिटेड को चेन्नई के सतवा चेन्नई नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के लिए 615.69 करोड़ रुपए का सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क ऑर्डर मिला है। शेयर हाल ही में 52 हफ्तों के लो से करीब 35% ऊपर है। स्मॉल कैप स्टॉक इलाइटकॉन इंटरनेशनल लगातार चर्चा में है। 17 दिसंबर को शेयर 5% अपर सर्किट के साथ 126.60 रुपए पर बंद हुआ और लगातार 8वें दिन अपर सर्किट लगा। बीते 6 महीनों में शेयर करीब 120% चढ़ चुका है। इस तेजी की बड़ी वजह UAE की UV इंटरनेशनल ट्रेड FZE के साथ करीब 875 करोड़ रुपए का मल्टी ईयर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट है। डील के तहत इलाइटकॉन सिगरेट, शीशा प्रीमिक्स, हुक्का तंबाकू और स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगी। BL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद शेयर में करीब 7.5% की तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह कंपनी को मिला 42 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर है। भले ही ऑर्डर अमाउंट छोटा लगे, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप करीब 43 करोड़ रुपए है, यानी लगभग अपनी पूरी वैल्यू के बराबर का ऑर्डर मिलना बड़ी बात है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को राजेश पावर सर्विसेज की तरफ से करीब 58 करोड़ रुपए का केबल सप्लाई ऑर्डर मिला है। कंस्ट्रक्शन और पावर इंफ्रा से जुड़े ऑर्डर्स आगे कंपनी की कमाई को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक पर भी नजर रखना जरूरी है। RVNL को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से 165 करोड़ रुपए का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर बुक के लिए पॉजिटिव है। हालांकि रेलवे सेक्टर पिछले 1.5 साल से दबाव में है और RVNL का शेयर अपने 52 वीक लो के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,280 करोड़